बिजली और कंप्यूटर से पहले भी कुछ मशीनें थीं जो खुद चलती थीं, बिना बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम के। इसके बजाय वे रस्सी, वजन, गियर, पानी, हवा और भाप से चलती थीं। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण प्राचीन अलेक्जेंड्रिया से मिलता है। यहीं अलेक्जेंड्रिया के हीरो रहते थे, जो पहली सदी के एक गणितज्ञ और इंजीनियर थे। उन्होंने कई तरह की स्वचालित मशीनें बनाईं और उनके बारे में लिखा। इनमें मंदिर के दरवाजे शामिल थे, जो अपने आप खुल जाते थे। इसके अलावा एक ऐसी मशीन भी थी जो सिक्का डालने पर पवित्र जल देती थी, और कई यांत्रिक शो थे जो अपने आप चलते थे। लेकिन उनके सबसे शानदार आविष्कारों में से एक था एक छोटा पहियों वाला वाहन। इसे इंसान नहीं चलाता था। चलाने से पहले अंदर की रस्सी को इस तरह से सेट किया जाता था कि वाहन चुनी हुई दिशा में चले। अंदर एक भारी चीज भी लटकाई जाती थी। जैसे जैसे वह नीचे गिरती है, वह रस्सी खींचती है, जिससे पहिए घूमते हैं। अगर दोनों पहियों पर रस्सी अलग तरह से लपेटी जाए तो वाहन मुड़ता है, और एक जैसा घुमाव हो तो सीधा चलता है। इसका मतलब है आप पहले से तय कर सकते हैं कि ये कब सीधा चलेगा, कब मुड़ेगा या रुकेगा, जैसे एक साधारण प्रोग्राम। लेकिन कंप्यूटर कोड की बजाय इसमें रस्सी और घूमते हिस्से आदेश देते हैं। ऐसी प्रणाली का उपयोग एक चलते हुए लघु रंगमंच में हुआ था। पूरा मंच चलता है, जबकि आकृतियां अपने आप हिलती हैं और दर्शकों के सामने एक कहानी दिखाती हैं। हीरो के पास एक आधुनिक वेंडिंग मशीन जैसी मशीन है। सिक्का डालने पर वो एक कंटेनर में गिरता है, जो लीवर से जुड़ा होता है। सिक्के के वजन से वॉल्व थोड़ी देर खुलता है और सही मात्रा में पवित्र जल निकलता है। सिक्का गिरते ही वॉल्व बंद हो जाता है। मैकेनिज्म सरल है, लेकिन वेंडिंग मशीन के साथ मुख्य विचार एक जैसा है। अब जैसे ही आप पैसे डालते हैं, मशीन अपने आप दूसरी तरफ से उत्पाद निकाल देती है। अलेक्जेंड्रिया के हीरो से पहले चीन में एक कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति ने यांत्रिक पुर्जों से चीज बनाई थी। यह प्राचीन ताओवादी ग्रंथ लिएजी में देखा जा सकता है। कहानी में एक कारीगर यानशी ने झोउ के राजा मू को एक आदमकद यांत्रिक आकृति दिखाई। ये असली इंसान जैसा दिखता था, चल सकता था, सिर घुमा सकता था, गा सकता था और नाच भी सकता था। जब इसने ऐसे तरीके से व्यवहार किया जिससे राजा नाराज हो गया, यानशी ने उस मूर्ति को खोल दिया। अंदर लकड़ी के हिस्से, चमड़ा, गोंद और वार्निश से बनी चीजें दिखीं। हमें तुरंत यह नहीं कहना चाहिए कि यह असली रोबोट था। लिएजी एक दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें कहानियां, शिक्षाएं और ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें साबित करना मुश्किल है। यह भी तय नहीं है कि किताब कब लिखी गई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें पुराने भाग हैं, लेकिन वर्तमान संस्करण संभवतः बाद में संपादित या जोड़ा गया। यानशी के यांत्रिक मानव को कैसे बनाया गया, इसकी कोई मशीन, चित्र या स्पष्ट निर्देश भी नहीं बचे हैं। इसलिए इसे एक प्राचीन कहानी के रूप में देखना ज्यादा सही है, जो एक स्वचालित यंत्र के बारे में है, न कि एक पुष्टि की गई पुरातात्विक खोज के रूप में। लेकिन यह फिर भी वाकई में प्रभावशाली है। इसके बावजूद यह भी संभव है कि यह कहानी किसी साधारण कठपुतली या यांत्रिक आकृति से शुरू हुई हो, जो केवल सीमित हरकतें कर सकती थीं। प्राचीन चीनी कारीगर पहले से ही क्रॉसबो मैकेनिज्म, ताले, जल घड़ी और अन्य ऐसी मशीनें बनाना जानते थे, जिनमें चलने वाले हिस्से होते थे। इसलिए संभव है कि उन्होंने ऐसी आकृति बनाई हो जिसे छुपे लीवर या रस्सी से हिलाया जा सके। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है कि उन्होंने इंसान जैसा रोबोट बनाया था। यानशी की कहानी चाहे किंवदंती मानी जाए, फिर भी ये एक अहम बात दर्शाती है। हजारों साल पहले लोग सोचते थे, क्या कोई ऐसी चीज बनाई जा सकती है जो हिल सके और मानो जीवित हो, वैसे व्यवहार कर सके। अलेक्जेंड्रिया में यह सिर्फ कहानी तक सीमित नहीं था। हीरो के डिजाइनों से साबित हुआ कि इंसान मशीन को तय हरकतें दे सकता है, भले ही उसमें बिजली, मोटर या कंप्यूटर ना हो। असल में हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने सिर्फ साधारण वाहन ही डिजाइन नहीं किए थे। उसने एक ऑटोमेटिक थिएटर भी बनाया था, जो बिना किसी इंसान के छुए पूरे सीन दिखा सकता था। छोटे से मंच पर कुछ आकृतियां हिलती थीं, दरवाजे अपने आप खुलते थे और दृश्य अपने आप बदल जाते थे। ये सब वजन, रस्सियों, पुली और घूमने वाले हिस्सों की मदद से चलता था। जब सिस्टम शुरू किया जाता है, तो यह तैयार किया गया शो दिखाना शुरू कर देता है। यह असली सोचने वाला रोबोट नहीं है। यह वही करता है
जो शो शुरू होने से पहले निर्माता ने तय किया था। लेकिन यह विचार बहुत अहम है। ऐसा लगता है जैसे मशीन के आदेश रस्सी की व्यवस्था में लिखे गए हों। जब इसकी लपेट बदल दी जाती है तो हर हिस्से की गति और समय भी बदल जाता है। दर्शकों के सामने शो जादू जैसा लग सकता है, लेकिन मंच के पीछे वजन और सावधानीपूर्वक डिजाइन ही सब कुछ चलाते हैं। हीरो ने मंदिर के बड़े दरवाजों को अपने आप खुलवाने के लिए गर्मी और हवा का इस्तेमाल किया। जब वेदी पर आग जलाई जाती है तो एक छिपे हुए कंटेनर में हवा गर्म होकर फैलती है। यह पानी को एक लटकते हुए बर्तन की ओर धकेलती है। जैसे जैसे बर्तन भारी होता जाता है, वो दरवाजे से जुड़ी रस्सियों को खींचता है। इससे दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। आग बुझते ही हवा ठंडी हो जाती है, पानी पुराने कंटेनर में लौटता है और दरवाजा खुद बंद हो जाता है। जो लोग तंत्र को नहीं देख सकते, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आग ही दरवाजे को नियंत्रित कर रही है। हीरो ने आयोलिपाइल भी बनाया। ये एक गोल कंटेनर है जो घूमता है जब भाप दो मुड़ी हुई ट्यूबों से बाहर निकलती है। इसका इस्तेमाल फैक्ट्री या वाहन चलाने के लिए नहीं किया गया था। यह केवल एक प्रदर्शन था कि भाप से कैसे घूमना संभव है। इससे पता चलता है कि प्राचीन इंजीनियर भाप की ताकत जानते थे। उस समय न सामग्री थी, न फैक्ट्री, न वे जरूरतें जो आधुनिक भाप इंजन के विकास को बढ़ावा देती। कई सदियों बाद बगदाद में स्वचालित मशीनें और भी विकसित हुईं। 9वीं सदी में मोहम्मद, अहमद और अल हसन नाम के 3 भाई जीवित थे। वे बनु मूसा के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। तीनों ने गणित, खगोल शास्त्र और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वे उस समय का भी हिस्सा थे जब बगदाद शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। उन्होंने किताब अल हियाल या बुक ऑफ इंजीनियस डिवाइसेस लिखी थी। इसमें लगभग 100 यांत्रिक उपकरणों का वर्णन किया गया है। उनके कई डिजाइन पानी, हवा, वॉल्व और फ्लोट का उपयोग करते हैं। कुछ बर्तन अपने आप सही मात्रा में पेय देते थे और कुछ फव्वारे डिस्पेंसर का आकार बदलते थे। कुछ दीपक ऐसे थे जो जलते समय अपने आप तेल भरते थे। एक साधारण बर्तन में जब उसे खोला जाता है तो पानी लगातार बाहर आता रहता है। बानु मूसा के डिजाइन में वॉल्व होते हैं जो पानी की ऊंचाई और वजन के अनुसार खुद खुलते या बंद होते हैं। यह एक सरल स्वचालित नियंत्रण प्रणाली है। पानी एक स्तर तक पहुंचने पर एक हिस्सा हिलकर रास्ता बंद कर देता है और पानी नीचे जाने पर रास्ता फिर खुल जाता है। यह कोई कंप्यूटर निगरानी नहीं करता, खुद पानी ही इस सिस्टम को चलाता है। कुछ पुराने अध्ययन भी बानु मूसा को एक स्वचालित बांसुरी यंत्र से जोड़ते हैं। हवा ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि एक घूमने वाला हिस्सा यह निर्धारित करता है कि कौन सा छेद खुलेगा और यह कब बजेगा। घूमते हुए सिलेंडर में निकले हुए हिस्सों की व्यवस्था बदलकर सुरों के क्रम को बदला जा सकता है, लेकिन इसे ऐसे नहीं दिखाना चाहिए जैसे कोई आधुनिक मानवाकार रोबोट मंच पर बजा रहा हो। ये यांत्रिक नियंत्रण से चलने वाले स्वचालित संगीत वाद्य यंत्र का उदाहरण है। उस समय बगदाद बहुत महत्वपूर्ण था। इसी वजह से यहाँ ग्रीस, फारस, भारत और अन्य जगहों के कई पुराने ज्ञान का अध्ययन और समावेश किया गया। उन्होंने सिर्फ पुराने विचारों की नकल नहीं की, बल्कि उनमें सुधार और वृद्धि भी की। 12वीं और 13वीं सदी के आते आते एक और इंजीनियर ने और भी विस्तृत स्वचालित मशीनें बनाईं। वो थे इस्माइल अल जजारी। उन्होंने दियारबकर में आर्टोकिड शासकों के दरबार में काम किया, जो आज दक्षिण पूर्वी तुर्की का हिस्सा है। 1206 में उन्होंने यांत्रिक उपकरणों के निर्माण पर एक किताब पूरी की। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि हर मशीन क्या करती है, उन्होंने इसके हिस्सों के काम करने के तरीके की स्पष्ट ड्राइंग और व्याख्या भी दी। उनके सबसे प्रसिद्ध डिजाइनों में से एक स्वचालित संगीतकारों वाली नाव है। नाव में कुछ आकृतियां बैठी हैं और वे बजाने का नाटक कर रही हैं। जैसे ही पानी सिस्टम के अंदर बहता है, उनकी बाहें हिलती हैं और वाद्य यंत्र बजते हैं। ढोल की ताल छोटे खूंटों से नियंत्रित होती है, जो घूमते सिलेंडर से जुड़े होते हैं। खूंटा लीवर से टकराते ही ड्रमर की भुजा हिलती है और ढोल बजता है। खूंटों की स्थिति बदलने पर ताल भी बदलती है। ये शुरुआती ड्रम मशीन जैसा है, जिसमें लकड़ी और पानी का उपयोग होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की बजाय मैकेनिकल पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि नाव खुद चलती है या कोई उसे धक्का या मार्गदर्शन करता है। डिजाइन में जो बात निश्चित रूप से दिखाई गई है, वो ये है कि नाव पर रहते हुए संगीतकारों का प्रदर्शन अपने आप होता है। अल जजारी ने हाथ धोने के लिए भी कई स्वचालित उपकरण बनाए।
एक डिजाइन में एक आकृति पानी डालती है। पानी इस्तेमाल करने के बाद एक और हिस्सा है जो सही क्रम में साबुन और तौलिया देता है। उसने बड़े जलघड़ियां भी बनाए जिनमें आकृतियां, पक्षी, आवाज और समय के साथ अलग-अलग हरकतें होती थीं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है हाथी घड़ी। इसमें एक बड़ा हाथी की आकृति है। इसके ऊपर लोग, ड्रैगन, पक्षी और अन्य यांत्रिक आकृतियां हैं। इसके अंदर एक कंटेनर है जो धीरे धीरे पानी में डूबता जाता है। इसकी हरकत से पूरी घड़ी की अगली क्रिया शुरू होती है। जब निर्धारित समय बीत जाता है तो आकृतियां हिलती हैं और आवाज सुनाई देती है। इसके बाद सिस्टम फिर से शुरू हो जाता है। इन उपकरणों में दिमाग नहीं होता। असली कमाल तो बनाने वाले का है। उस समय वजन, पानी की ताकत, छेद का आकार और हर हिस्से की हरकत को बिल्कुल सटीक तरीके से योजना बनानी होती है। अगर कोई भी माप गलत हो तो पानी तेज, आवाज देर से या आकृति स्थिर हो सकती है। इसलिए नाहिरो, बनू मूसा और अल जजारी की ऑटोमेटिक मशीनें सिर्फ अमीरों के लिए खिलौने नहीं थीं। उन्होंने दिखाया कि एक कठिन काम को छोटे छोटे आदेशों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले एक वॉल्व हिलेगा, फिर पहिया घूमेगा। जैसे जैसे रस्सी खिंचती है, आखिरकार आकृति हिलती है। यही आज की स्वचालन का मूल विचार भी है। आदेशों का एक सुव्यवस्थित क्रम, जिसे एक मशीन बिना हर हरकत पर नजर रखे खुद ही पूरा करती है। अल जजारी का एक और महत्वपूर्ण डिजाइन है जो आज भी मशीनों में इस्तेमाल होता है, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड। यह निरंतर घूमने वाली गति को आगे पीछे की गति में बदलता है। जैसे पहिया घूमकर पिस्टन को आगे पीछे धकेल और खींच सकता है। अल जजारी ने 13वीं सदी की शुरुआत में ये प्रणाली वाटर पंप में इस्तेमाल की थी। यह सिद्धांत आज भी पंपों और पिस्टन इंजन वाले वाहनों में दिखता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सभी आधुनिक इंजनों की शुरुआत सिर्फ उसी से हुई। इसके बाद कई इंजीनियरों ने डिजाइन में और सुधार और बदलाव किए। 500 साल से भी ज्यादा समय बाद एक फ्रेंच इंजीनियर ने ऐसे ऑटोमेटिक पुतले बनाए जो लगभग जीवित जैसे लगते थे। उनका नाम था जैक्स दे वॉकॉन्सन। 1738 में उन्होंने पेरिस में एक आदमकद बांसुरी बजाने वाले पुतले को दिखाया। इसके अंदर कोई म्यूजिक बॉक्स छुपा हुआ नहीं था। वो पुतला सच में बांसुरी में हवा भेजता था, जबकि उसके मैकेनिकल उंगलियां अलग अलग छेदों को ढकती थीं। उसके अंदर धौकनियां लगे थे जो फेफड़ों का काम करते थे। ये बेलोस तय करते थे कि पुतले के मुंह से कितनी तेज हवा निकलेगी। उसकी उंगलियां पहले से तय पैटर्न के अनुसार हिलती थीं। इसी वजह से ये 12 अलग अलग धुनें बजा सकता था। फ्रांसीसी विज्ञान अकादमी ने भी इसकी जांच की थी। उन्होंने देखा कि असली ध्वनि बांसुरी से ही आ रही थी, न कि शरीर में छुपे किसी अन्य वाद्य से। वॉकन्सन ने एक और संगीतकार भी बनाया था जो पाइप और ड्रम बजाता था, लेकिन उनकी सबसे मशहूर कृति इंसान नहीं थी। वो एक यांत्रिक बत्तख थी। ये धातु से बना था और अपनी गर्दन, पंख, चोंच और पैर हिला सकता था। ये पानी पीता था, दाना खाता था और असली बत्तख जैसी आवाज निकालता था। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि खाने के बाद ये मल जैसा कुछ निकालता था, जिससे दर्शकों ने मान लिया कि बत्तख सच में खाना पचा रही है। ये भी एक चाल थी। दाना जो उसने खाया वो दूसरे डिब्बे में जाता था और पीछे से पहले से तैयार मल जैसा पदार्थ निकलता था। डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होने से पहले ही सब बदल दिया जाता था, इसलिए बत्तख में असली पाचन नहीं होता था। दोनों डिब्बे अच्छी तरह छुपाए जाते थे। इससे बनाने वाले की काबिलियत कम नहीं होती। फिर भी गर्दन, चोंच, पंख, पैर और बाकी हिस्सों को साथ चलाना मुश्किल है ताकि धातु के जानवर को जीवित जैसा लगे। ये भी दिखाता है कि उस समय के इंजीनियर क्या जानना चाहते थे। एक मशीन किसी जीवित प्राणी की कितनी हरकतों की नकल कर सकती है। आखिरकार असली बत्तख टूट गई और खो गई। अब केवल पुराने चित्र, विवरण और इसके बारे में रिकॉर्ड से बनाई गई कुछ प्रतिकृतियां ही बची हैं। वॉकन्सन का काम सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं था, उन्हें फ्रांस के रेशम उद्योग में भी मदद करनी थी। उसने कपड़ा बुनाई को ज्यादा स्वचालित करने का तरीका निकाला और छिद्रित हिस्सों वाला करघा बनाया, जिससे तय होता था कौन सा धागा हिलेगा। उसका डिजाइन तब सफल नहीं हुआ, पर उसके कुछ विचार बाद में जैकार्ड करघे में बेहतर किए गए। जैकार्ड करघे में कार्ड में बने छेद ये बताते हैं कि कौन सा धागा ऊपर उठेगा। जब छेदों का पैटर्न बदलता है
तो कपड़े पर भी अलग डिजाइन बनता है। ये ऐसा है जैसे निर्देश छेदों से लिखे गए हों। यह प्रणाली कंप्यूटिंग के इतिहास में अहम रही, क्योंकि इससे सिद्ध हुआ कि निर्देशों को भौतिक वस्तु में डालकर मशीन से पढ़वाया जा सकता है। यह कहना सही नहीं कि वॉकॉनसन ने पहला कंप्यूटर बनाया। उनका कपड़ा बनाने का काम उन कई कदमों में से था जो आगे उन्नत प्रोग्रामेबल मशीनों तक पहुंचे। जब वॉकॉनसन फ्रांस में ऑटोमेटिक जानवर बना रहे थे, उसी समय स्विस घड़ीसाजों का एक परिवार और भी जटिल आकृति तैयार कर रहा था। वे थे परिवार जैक्स जैकेड्रोस। 1770 के दशक में पियरे जैक्स जैकेड्रोस ने अपने बेटे हेनरी लुइस और अपने साथी जीन फ्रेडरिक लेशोट के साथ मिलकर 3 प्रसिद्ध ऑटोमेटन बनाए। इनमें एक संगीतकार, एक चित्रकार और एक बच्चा है जो लिखता है। इनमें द राइटर सबसे प्रसिद्ध है। यह मेज के सामने बैठे एक बच्चे की आकृति है। उसके हाथ में पेन है और सामने कागज है। वह पेन को स्याही के पास ले जाकर अतिरिक्त स्याही हटाकर लिखना शुरू करता है। उसका हाथ धीरे धीरे हिलता है। उसकी आंखें और सिर भी पेन की नोक का पीछा करते हैं। ये केवल एक तयशुदा शब्द की नकल करने तक सीमित नहीं है। इसके अंदर एक सिस्टम है जिसे अक्षर चुनने के लिए समायोजित किया जा सकता है। इसकी वजह से यह 40 अक्षरों तक का संदेश बना सकता है। इसके शरीर में हजारों छोटे हिस्से हैं। हर हाथ की हरकत नियंत्रित करने के लिए कैम लगे हैं, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, और पेन को कागज पर कितनी जोर से दबाना है, ये सब। क्योंकि अक्षरों का चयन और हाथ की हरकतें अलग अलग होती हैं, इसे एक शुरुआती प्रोग्रामेबल लेखन मशीन माना जा सकता है। यह समझ नहीं सकता। जब ये शब्द लिखता है तब भी इसकी अपनी कोई सोच नहीं होती। ये बस वही करता है जो इसके निर्माता ने इसके अंदर डाला है। द राइटर और जाकेद्रो के 2 अन्य ऑटोमेटन अभी भी न्यूशातिल, स्विट्जरलैंड के कला और इतिहास संग्रहालय में हैं। इन्हें 18वीं सदी की महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग के उदाहरण के रूप में संरक्षित किया गया है। बाहर से ये सिर्फ अमीरों के खिलौने लगते हैं, लेकिन अंदर से इन्होंने एक ऐसी सोच दिखाई जो आज भी अहम है। लिखना, संगीत और चित्र बनाना, इन सब को सटीक हरकतों में बांटा जा सकता है और फिर उन हरकतों को एक मशीन से करवाया जा सकता है। द राइटर इससे भी ज्यादा जटिल है जितना बाहर से दिखता है। जब कलम लाइन के आखिर तक पहुंचती है तो उसका हाथ अपने आप शुरुआत पर लौट आता है। जब नई स्याही की जरूरत होती है तो वह फिर से अपनी कलम को स्याही में डुबोता है। अक्षर भी प्रिंटर से निकले हुए नहीं लगते। हर एक अक्षर में मोटी और पतली लकीरें होती हैं, जैसे कि यह सच में हाथ से लिखा गया हो। इसके अंदर हजारों छोटी छोटी पुर्जें हैं। हाथ, सिर और आंखों की हर एक हरकत अलग अलग हिस्सों से नियंत्रित होती है। और भी हैरानी की बात यह है कि ये जो संदेश लिखता है उसे बदला भी जा सकता है। इसके अंदर एक घूमने वाली प्रणाली है जो तय करती है कि कौन सा अक्षर बनेगा और सही क्रम क्या होगा। ये 40 अक्षरों तक का संदेश लिख सकता है। ये शब्दों का मतलब नहीं समझता, लेकिन इसे बिना पूरा मैकेनिज्म बदले नया निर्देश दिया जा सकता है। इसी वजह से लेखक को सबसे पहले प्रोग्रामेबल ऑटोमेटन में से एक माना जाता है। इसके साथ म्यूजियम में 2 और आकृतियां भी हैं, जिन्हें पियरे जाक्वेद्रोस, हेनरी लुई जाक्वेद्रोस और जीन फ्रेडरिक लेशॉ ने 1768 और 1774 के बीच बनाया था। पहली है चित्रकार। ये भी एक बच्चे की आकृति है, लेकिन इसके हाथ में पेंसिल है। ये 4 अलग अलग ड्राइंग बना सकता है। इसमें एक कुत्ते की तस्वीर, एक शाही चित्र और क्यूपिड के एक छोटे रथ पर सवार होने का दृश्य शामिल है। जब ये ड्राइंग बनाता है तो कभी कभी रुकता है और कागज पर फूंक मारता है, जैसे पेंसिल की धूल हटा रहा हो। दूसरा है संगीतकार। ये एक महिला की आकृति है जो एक छोटे ऑर्गन के सामने बैठी है। ये सिर्फ बजाने का नाटक नहीं करती, ये सच में अपनी उंगलियों से कीज को दबाती है ताकि वो अपनी धुन बना सके। ये 5 धुनें बजा सकती है। इसका सिर, आंखें और सीना भी हिलते हैं, जिससे लगता है कि ये सांस ले रही है और अपने हाथों का पीछा कर रही है। गाने के बाद ये दर्शकों के सामने झुकती है। इन हाव भावों से आकृतियां कठोर मूर्ति जैसी नहीं लगती। सिर्फ हाथ हिलाना काफी नहीं है। आंखें, सिर, छाती और शरीर को भी सही समय पर हिलना चाहिए ताकि वे जीवित लगें। जब तीनों ऑटोमेटन बनाए गए थे तब वे संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं नहीं थे। जैक्ड्रो परिवार ने इनका उपयोग अमीर ग्राहकों और शाही दरबार में यह दिखाने के लिए किया था
कि वे घड़ी और अन्य यांत्रिक वस्तुएं कितनी बेहतरीन बना सकते हैं। उनकी उत्पादों को यूरोप के विभिन्न हिस्सों में घुमाया गया। उनका व्यापार एशिया के बड़े बाजारों तक भी पहुंचा, जिसमें चीन का शाही दरबार भी शामिल था। उनकी बिक्री का तरीका समझदारी भरा था। वे सिर्फ ये नहीं कहते थे कि वे बेहतरीन चीजें बनाते हैं। उन्होंने एक बच्चे को लिखते, दूसरे को चित्र बनाते और एक महिला को संगीत बजाते दिखाया। जब कोई राजा या अमीर व्यापारी इसे देखता तो वह तुरंत सोचता कि अगर वे इतनी जटिल आकृति बना सकते हैं तो वे निश्चित रूप से एक शानदार घड़ी भी बना सकते हैं। इसलिए ऑटोमेटन सिर्फ एक शो नहीं थे, वे अपने हुनर का चलता फिरता विज्ञापन भी थे। तीनों आकृतियां 20वीं सदी की शुरुआत में न्यू साउथ न्यू शातेल कला और इतिहास संग्रहालय पहुंची। वे वहां 18वीं सदी में बनाए गए सबसे महत्वपूर्ण ऑटोमेटिक आकृतियों में से कुछ के रूप में बनी हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हमेशा चलाया जाता है। उनके पुर्जे पुराने और नाजुक हो चुके हैं। उन्हें पूरी तरह से खराब होने से बचाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा उनकी निगरानी और मरम्मत करनी पड़ती है। फिलहाल लेखक प्रदर्शनी में रखा गया है, लेकिन एक तकनीकी समस्या के कारण ये अस्थायी रूप से काम नहीं कर रहा है। चित्रकार और संगीतकार के निर्धारित प्रदर्शन जारी हैं। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये स्वचालित गति और असली बुद्धिमत्ता के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। वे लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, संगीत बजा सकते हैं, लेकिन खुद निर्णय नहीं ले सकते। लेखक तय नहीं कर सकता कि वह क्या कहना चाहता है। चित्रकार कोई नई तस्वीर नहीं सोच सकता। संगीतकार भी अपना खुद का गाना नहीं चुन सकता। उनकी सारी हरकतें निर्माता के डाले निर्देशों से आती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी सीमा है। आजकल कई ऑटोमेटिक सिस्टम्स के चलते कोई डिवाइस तेज और शानदार बन सकता है, लेकिन ये अब भी इंसान के डिजाइन, डेटा व निर्देशों पर निर्भर करता है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि हर प्राचीन ऑटोमेटन आधुनिक रोबोट का सीधा पूर्वज है। उनकी तकनीक अलग थी और उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर या कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं था। दोनों एक ही सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। इंसान के कितने काम छोटे छोटे चरणों में बांटे जा सकते हैं और ऐसी चीज से करवाए जा सकते हैं जिसमें खुद करने की क्षमता ना हो। लिखने में पहले अक्षर चुनना, हाथ हिलाना, पेन दबाना और अगले हिस्से पर जाना पड़ता है। ड्राइंग में हर लाइन की दिशा, लंबाई और मोटाई को नियंत्रित करना पड़ता है। संगीत बजाने में ठीक समय पर सही की को दबाना पड़ता है। सारे कदम सही सेट होने पर एक यांत्रिक आकृति भी वही कर सकती है जो पहले सिर्फ इंसान कर सकता था। यहीं से स्वचालन का बड़ा विचार शुरू हुआ। असली मकसद जीवित मशीन बनाना नहीं था, बल्कि ये समझने में था कि एक जटिल काम को तोड़ा जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है और दोहराया जा सकता है। लकड़ी, धातु, पानी और क्लॉकवर्क से इंसान ने धीरे धीरे यह सीख लिया कि किसी डिवाइस के अंदर निर्देश कैसे डाले जाएं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चुनौती वही है। बिना दिमाग वाली चीज को सही काम करना कैसे सिखाएं? इसी कारण पुराने ऑटोमेटन आज भी अहम हैं। वे यह साबित नहीं करते कि प्राचीन काल में भी उन्नत रोबोट थे। वे ये साबित करते हैं कि इंसान ने स्वचालन, प्रोग्रामिंग और जीवन जैसी हरकतों की नकल करने के बारे में हमारी सोच से भी पहले सोचना शुरू कर दिया था।